वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट समझे, आप नहीं समझे तो आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे उन वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी हमारे विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर के हैं वो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस की ये सारी चीज़ें हम वीडियो के रूप में बनाकर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और उसके जो प्रतिबिंब बनते हैं उन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, और प्रतिबिंब बना के भी दिखाया है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बोर्ड एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएँ तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और बहुत ही अच्छी तरीके आप अपनी तैयारी कर सकें। तो चलते हैं, ज़्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, चलते हैं, शुरुआत करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पे। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में हमने बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो ज़रूर देख लें। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के नियम। ठीक है ना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, जैसे समझते हैं, आप अवतल दर्पण से 3 प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, उसी तरह उत्तल दर्पण से भी 3 प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से होते हैं आज हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के पहले नियम की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तल दर्पण हम बनाने के लिए क्या करेंगे? पॉलिश लगाएंगे। पॉलिश कहाँ लगेगा? अंदर लगेगा। पॉलिश कहाँ लगेगा? अंदर लगेगा, और उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है, ये पॉलिश हमने अंदर लगा दिया। अब इसमें मुख्य अक्ष वगैरह सारी चीज़ें हम बना दें। तो इसमें ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव, ये होती है इसकी फोकस, और ये इसकी वक्रता केंद्र। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं? देखिए, जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी इधर से आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि अंदर से तो जाएंगी नहीं, जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी इधर से आएंगी, और इधर से आएंगी तो पहला रूल ये कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जो भी प्रकाश की किरणें यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी ऐसे, तो दर्पण से क्या होंगी? टकराएंगी, और टकराने के बाद उनका परावर्तन होगा। परावर्तन होगा जो, वो ऐसे टकरा के इधर चली जाएंगी। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, लेकिन टकरा के क्या होंगी? वो जब यहाँ से वापस जाएंगी तो वो किससे होकर जाएंगी? वो फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा लगेगा। ठीक है ना, वो फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला रूल बन जाएगा। रूल एक बार रिपीट कर रहे हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ डॉट डॉट करके हम दिखाएंगे कि वो फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश लगाएंगे। यहाँ पर पॉलिश लग रहा है, देखिए ये पॉलिश हो गया। अब पॉलिश लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बनाने के बाद यहाँ पर आप दर्पण के ध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र हो जाएगा C। दूसरा रूल क्या कहता है कि दर्पण की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, इसके फोकस की ओर, कि इसकी फोकस की ओर कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे फोकस की ओर क्या कर रही हैं? आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अंदर पॉलिश लगा हुआ है तो ये क्या होंगे? यहाँ से टकराएंगे, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ दिखाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस पे आ रही हैं प्रकाश की किरण, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम है। नियम को रिपीट कर रहे हैं। दर्पण की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना, ये दूसरा रूल है। ठीक है, अब तीसरे रूल की अगर बात कर लें तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर पॉलिश लगाएंगे, अंदर की तरफ पॉलिश लगा दिए। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं P,
यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा C। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण इसके दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आएंगी तो चूंकि यहाँ पर पॉलिश लगा हुआ है तो वो केंद्र पे पहुँचेंगी नहीं, लेकिन डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि वो केंद्र पर पहुँच रही है। तो दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, लेकिन हम दिखाएंगे कहाँ पर जा रही हैं, ये वक्रता केंद्र पर जा रही हैं। तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। तीसरा नियम हमने क्या बताया कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हो गए। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के हमने नियम समझा। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम समझेंगे कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा कहाँ पर बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है, हम पॉलिश अंदर लगा देंगे तो बन जाएगा ये उत्तल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे ध्रुव को, यहाँ पर इसकी फोकस को और यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र को। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब आप वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं रखते हैं, यानी वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में आपने कहीं वस्तु को रख दिया, यहाँ पर आपने क्या किया, कोई वस्तु रख दिया है यहाँ पर। यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, साफ दिखाई देता है। जब वस्तु को आप क्या करते हैं, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं। अनंत पे भी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब इतना छोटा और स्पष्ट नहीं बनता है और वो फोकस पे ही बनता है। तो इसलिए जो स्पष्ट बनता है हम केवल उसी को बता रहे हैं। जब वस्तु को आप क्या करेंगे, ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो पहला रूल हम क्या लगाएंगे, पहला रूल यही कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। ये पहला रूल लगा देंगे। ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। ये पहला रूल है। उसके बाद तीसरा रूल लगाएंगे, क्योंकि दूसरा रूल यही है कि फोकस की ओर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। यहाँ तक आएंगी और यहाँ से वापस लौट जाएंगी, लेकिन हम दिखाएंगे कि वो कहाँ जा रही हैं, वक्रता केंद्र पर जा रही हैं। और जब वक्रता केंद्र पर जा रही हैं तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, और जहाँ पर काटती हैं वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, पहले वस्तु को नाम अगर आप ए भी देते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा मुख्य अक्ष से ऊपर जब बनेगा तो क्या होगा, सीधा, सीधा के साथ आभासी आएगा, सीधा आभासी, तथा वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। उसके साथ साथ कहाँ पर बनेगा, ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक है ना। तो ये हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के कुछ उपयोग पढ़ेंगे। जैसे हमने समतल दर्पण के तो बारे में बता चुका है, अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो दर्पण के उपयोग, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है ना। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग की अगर बात करें, पहला तो हम क्या करते हैं, वाहनों के या मोटरसाइकिल वगैरह या वाहनों के, मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल या वाहनों के हेडलाइट में, हेडलाइट में प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि ये क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण क्या करेगा, ये हेडलाइट में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उसके साथ साथ दूसरा क्या करते हैं, दूसरा शेविंग रूम में, शेविंग के लिए यानी शेविंग का मतलब क्या होता है, दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ पर करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो आँख, कान, नाक, गला, खास तौर से कान, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे शरीर के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी अवतल दर्पण के प्रयोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं। इसके बाद हम समझेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण के प्रयोग या उपयोग, ठीक है ना। प्रयोग कहें या उपयोग कहें, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो वाहनों के, देखिए वाहनों के साइड दर्पण के रूप में, आप देखते हैं बाइक वगैरह जो भी चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि 2 ग्लास लगे होते हैं जो पीछे की वस्तुओं को दिखाता है। पीछे की वस्तु को दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी बनाता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि पीछे से जो भी वाहन आए उसका स्पष्ट प्रतिबिंब सीधा आभासी बनाए और वस्तु से छोटा बना के हमें दिखाए, ठीक है ना। तो ये है उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके साथ साथ उत्तल दर्पण की जो दृश्यता होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी वो अधिक एरिया को कवर करता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग मॉल वगैरह में भी किया जाता है, मॉल वगैरह में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि जो भी छोटी छोटी वस्तुएं हों, दूसरा लिख दे रहे हैं मॉल में यानी उत्तल दर्पण का उपयोग मॉल में भी किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर उत्तल दर्पण आपने क्या किया, लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर रहा है, मालिक बैठ के इसमें पूरी चीज़ों को देख रहा है। पीछे जो भी वस्तु रखे हैं या जो भी ग्राहक हैं वो अपना सामान लेन देन जो भी कर रहे हैं वो इस छोटे से मिरर में, छोटे से दर्पण में वो आसानी से देख सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े बड़े वस्तुओं के प्रतिबिंब छोटे छोटे आकार में बना के स्पष्ट रूप से सीधा और आभासी दिखाता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग हमने बताया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों का उपयोग बताया है। उत्तल दर्पण की हमने बताया कि दृश्यता अधिक होती है, उत्तल दर्पण की दृश्यता क्या होती है, अधिक होती है। उत्तल दर्पण की दृश्यता अधिक होती है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड के एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इन सारी चीज़ों से। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के सूत्र वगैरह पढ़ेंगे, उनके रेखीय आवर्धन भी पढ़ेंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमने पिछले साल यूपी बोर्ड की कंप्लीट तैयारी कराया था और इस बार भी हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम यूपी बोर्ड की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।